हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 का हमारा जो चैप्टर 12 था, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर की हमारी आज की दूसरी वीडियो होगी। जो पहली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि धारणीय विकास होता क्या है, धारणीय विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इसकी शर्तें हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारणीय विकास को किस प्रकार मापा जाता है, धारणीय विकास का माप। जहां तक आप लोगों की धारणीय विकास की बात है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धारणीय विकास पर्यावरण से संबंधित है, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग से संबंधित है। तो धारणीय विकास को मापने की अगर हम विधियों की बात करें तो इसके दो तरीके हैं, दो विधियां हैं। पहला तरीका है हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय और दूसरा तरीका है विशुद्ध बचतें। इन दो तरीकों से हम धारणीय विकास को माप सकते हैं। तो पहला तरीका हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये क्या होता है? हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय, जैसे कि इसके साथ हरित लगा हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय आय से पहले हरित, तो सीधी सी बात है कि पर्यावरण के बचाव से संबंधित है, ये प्राकृतिक संसाधनों के बचाव से संबंधित है, इसलिए इसके साथ हरित लगा है। तो जो हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसके द्वारा हम किस प्रकार से मापते हैं धारणीय विकास को? तो इसका एक फार्मूला बनेगा हमारा, हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर होती है जो इसके अंदर ही है शुद्ध राष्ट्रीय आय। हम शुद्ध राष्ट्रीय आय लेंगे, हरित को छोड़ देंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय, और इसमें से क्या माइनस करेंगे? हम इस शुद्ध राष्ट्रीय आय में से किस किस को घटाएंगे तो हमारा धारणीय विकास आएगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय में से हम कम करेंगे प्राकृतिक साधनों का उपयोग या प्राकृतिक साधनों में होने वाली कमी। जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं जिनका हमने उपयोग किया है, तो प्राकृतिक साधनों में जो कमी हुई वो कमी, और उसमें से और क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे पर्यावरण की अवनति। तो अगर आप इसको समझ के याद करेंगे तो ये बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगी। इस शुद्ध राष्ट्रीय आय में से अगर हम प्राकृतिक साधनों में कितनी कमी आई है उस कमी को इस शुद्ध राष्ट्रीय आय में से माइनस कर दें, निकाल दें, और जो पर्यावरण के अंदर कितनी कमी आई है, पर्यावरण कितना प्रदूषित हुआ है, उसके अंदर जो अवनति हुई है उस अवनति को अगर हम कम कर दें तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय बच्चों, जहां तक परिभाषा की बात है तो परिभाषा में यही है कि एक लेखा वर्ष में एक राष्ट्र के अंदर जो अंतिम वस्तु और सेवाएं होती हैं उनका मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन ये जो परिभाषा है, और आप जो 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, इस परिभाषा के अंदर कई ऐसे शब्द हैं जो आपकी समझ में नहीं आए। शुद्ध राष्ट्रीय आय की परिभाषा कैसे दी है कि एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक लेखा वर्ष क्या होता है। एक लेखा वर्ष में एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, अब आप 11वीं कक्षा के बच्चों को अंतिम वस्तु और सेवाओं का भी नहीं पता। एक लेखा वर्ष में एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा, अंतिम वस्तु व सेवा या सेवाओं का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य या क्या कह रखा है इसमें? मौद्रिक मूल्य। बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य वो क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा है। तो इस शब्द में कई चीजें समझने की है। सबसे पहले तो आप लोगों को 11वीं कक्षा में आप लोग आए हैं तो आप लोगों को एक लेखा वर्ष का पता होना चाहिए। एक लेखा वर्ष या एक वित्त वर्ष भी हो सकता है। तो अर्थशास्त्र के सभी बच्चों को पता होना चाहिए लेखा वर्ष या वित्त वर्ष का अर्थ क्या होता है। आम बोलचाल में जो हमारा वर्ष होता है वो वर्ष हमारा जनवरी से दिसंबर तक का होता है, लेकिन जो लेखा वर्ष होता है और जो वित्त वर्ष होता है उसकी समयावधि होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। तो जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समयावधि है वो एक लेखा वर्ष कहलाती है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उस अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्लानिंग की जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो वित्त वर्ष से संबंधित होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टैक्स का भुगतान करने वाले जो सैलरी पेई होती हैं, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं या जिनकी तनख्वाह टैक्स के
पेमेंट के अंतर्गत आती है, तो वो जो टैक्स देते हैं वो टैक्स भी उनका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। जो हमारा बजट पेश किया जाता है, केंद्र अलग से बजट पेश करता है, राज्य सरकारें अलग से अपना बजट पेश करती हैं, तो वो जो बजट पेश किया जाता है वो बजट भी किससे संबंधित होता है, लेखा वर्ष से संबंधित होता है, वित्त वर्ष से संबंधित होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हिसाब किताब उसके अंदर होता है। बजट होता क्या है? बजट होता है एक देश की आमदनी का और खर्चों का ब्यौरा, लेखा जोखा। तो एक पूरे देश की आमदनी कितनी है, पूरे देश के खर्चे कितने हैं, तो वो बजट केंद्र का बजट कहलाएगा। और एक राज्य की आमदनी कितनी है, एक राज्य के खर्चे कितने हैं, वो उस स्पेसिफिक राज्य का बजट कहलाएगा। तो जितने भी बजट होते हैं वो बजट किससे संबंधित होते हैं, लेखा वर्ष से संबंधित होते हैं। यहाँ लेखा वर्ष वित्त वर्ष बताने का अर्थ केवल इतना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए एक लेखा वर्ष क्या होता है, वित्त वर्ष क्या होता है। लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय की हम बात कर रहे थे। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है कि एक लेखा वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक देश के अंदर अंतिम वस्तु व सेवाएं कितनी उत्पादित हुई, उनका बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य। तो अंतिम वस्तु व सेवा क्या होती है, इसे भी हमें एक उदाहरण से समझना होगा। कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया एक देश के अंदर, हम मान लेते हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं कि मान लिया एक देश के अंदर क्या होता है कि एक वर्ष के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, और वो हम थोड़ा सा समझने के लिए 50,000 का हमने गेहूं पैदा कर लिया। अब गेहूं से क्या किया जाता है, गेहूं को मान लिया आगे मिलों के अंदर दे दिया, वहां गेहूं की पिसाई होती है, गेहूं से आटा बनाया जाता है। जब वो गेहूं की कीमत कितनी थी हमारी 50,000, और गेहूं से जब आटा बन गया, तो आटा बनने के बाद मान लिया उसकी कीमत, क्योंकि अब वो आटा बन गया उसके अंदर एक गुण और आ गया, तो अब मान लिया उसकी कीमत कितनी होगी 60,000। अब आटे से आगे मान लिया इसके बिस्किट बनाए जाते हैं, बिस्किट बनाने के बाद इसकी कीमतें और भी बढ़ जाएंगी। तो बिस्किट बनाने के बाद मान लिया अब ये जो हो गया हमारा 60,000 से अब ये 90,000 का हो गया हमारा बिस्किट। अब बिस्किट के बाद जब बनने के बाद इसकी पैकिंग होती है, इसकी पैकिंग होने के बाद ये दुकानदारों के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, और फिर हमारे और आप जैसे लोग इसको खरीदते हैं। तो जब लास्ट में जब ये उपभोक्ता के पास पहुंचता है, जब बिल्कुल पैक होकर तैयार होकर, तो मान लिया ये जो था ये हमारा 1.5 लाख का या कुछ इस तरह से मान लिया ये हमारा बिक जाता है। तो आपको देखना क्या है कि हमने शुरू में गेहूं पैदा किया 50,000 का था, अब जब आटा बना तो ये 60,000 का हुआ। इस गेहूं की कीमत यहाँ पर भी है, और जब इस आटे से बिस्किट बने तो इस गेहूं की भी और इस आटे की भी, इन दोनों की कीमत इस 90,000 के अंदर है। और जब इस बिस्किट से ये उपभोक्ता के पास पहुंचा और जब सारी चीजें इसमें से निकाल ली गई और ये 1.5 लाख का बिका, तो इस गेहूं की, आटे की, बिस्किट की, इन तीनों की कीमतें इसके अंदर है। अगर हम यहाँ पर भी गिने कि हमारे देश में गेहूं इतने का हुआ, हमारे देश में आटा इतने का हुआ, बिस्किट इतने का हुआ, और उपभोक्ताओं के पास पहुंचा तब इतनी आमदनी हुई, तो अगर हम इसे हर स्टेप के ऊपर गिनेंगे तो एक चीज की गिनती एक बार नहीं बल्कि अनेक बार होगी। जैसे गेहूं की देखो 1, 2, 3, 4 बार गेहूं की हो गई, और ऐसे ही आटे की 3 बार हो गई, ऐसे ही बिस्किट की 2 बार हो गई। तो अंतिम वस्तु का मतलब क्या है कि हम इनको बार बार ना गिने, हम गेहूं को, आटे को, बिस्किट को बार बार ना गिने, हम केवल इसको गिने, इसको गिने। इसके अंदर गेहूं की कीमत भी है, आटे की कीमत भी है, बिस्किट की कीमत भी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक लेखा वर्ष यानी कि 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में एक देश में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका बाजार में उनकी कीमत कितनी है, उनका मौद्रिक मूल्य कितना है, अगर हम वो निकाल लें तो वो क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो बच्चों, शुद्ध राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपको समझकर याद करनी है कि एक लेखा वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, बाजार में उनकी जो कीमतें होती हैं, उस कीमतों को अगर हम उसकी मात्रा से गुणा कर देंगे तो बाजार मूल्य आ जाएगा, कीमतें आ जाएंगी, वो क्या होगी, हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय। इस शुद्ध राष्ट्रीय आय में से हमने इन साधनों, इस शुद्ध राष्ट्रीय आय को कमाने के लिए जब हमने अपने प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया, हमने गेहूं को उगाने के लिए हमने भूमि की फसल का, भूमि की उपजाऊ शक्ति का प्रयोग किया, तो प्राकृतिक साधनों में कितनी कमी आई, भूमि की उपजाऊ क्षमता में कितनी आई। मान लिया हम उद्योग लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, उसके अंदर हम साधनों का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक साधनों का, तो वो उत्पादित करने में उन प्राकृतिक साधनों में कितनी कमी आई, इस मौद्रिक मूल्य में से उन प्राकृतिक साधनों में कितनी कमी आई वो उसमें से माइनस कर दें। पर्यावरण को नुकसान कितना हुआ, पर्यावरण में अवनति कितनी आई वो उसमें से माइनस कर दें, तो बाकी का जो बचेगा वो हमारा शुद्ध हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय बचेगी, हमारा धारणीय विकास
बचेगा। तो बच्चों, धारणीय विकास को मापने की जो पहली विधि है हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय, उसका सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसमें से हम प्राकृतिक साधनों में जो कमी आई वो माइनस कर दें और इसमें से हम पर्यावरण में कमी कितनी आई वो कम कर दें, तो हमारा बचेगा हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय की मैंने आपको विस्तार से इसकी परिभाषा बताई है। इसके बाद जो दूसरी विधि है विशुद्ध बचतें, ये क्या है? विशुद्ध बचतें क्या होती हैं? ये बचत की दर है, बचत की दर है, दर है विशुद्ध बचतें की। क्या बता रही है ये? इस विशुद्ध बचतें की भी आपको क्या होना चाहिए? एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बचत की दर माइनस जो मनुष्य निर्मित, कैसे लिखेंगे हम ये? इसको इस तरह से लिख देंगे, बचत की दर माइनस मनुष्य निर्मित पूंजी की घिसावट। बचत की दर में से हम मनुष्य निर्मित पूंजी की घिसावट को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा, जो विशुद्ध बचते बचे, एक तरह से ये भी विशुद्ध बचते ही है कि हमने राष्ट्रीय आय में से साधनों में कमी कितनी आई या उन्नति कितनी, इन चीजों को माइनस कर दिया, तो जो बचत हमारी कितनी रही, जो बचते हमारी, तो वो क्या है? बचत की दर ही हमारी वो क्या कहलाती है? वो धारणीय विकास को मापने का हमारा दूसरा तरीका है। तो धारणीय विकास को मापने की जो दूसरी विधि है जिसका नाम विशुद्ध बचते हैं, वो क्या है? एक प्रकार की दर है, बचत की दर है। जो हमने उत्पादित किया उस बचत की जो भी हमने किया उसमें से अगर मनुष्य निर्मित जो पूंजी है, जो मशीनों का प्रयोग किया गया, जो अन्य साधनों का, उसमें गिसावट आई, टूट फूट हुई, उस सारे गिसावट को, उस टूट फूट को, वो अगर जो बचत की दर है उसमें से उसे हम माइनस कर दें, तो वो हमारी विशुद्ध बचते बचते। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि जो धारणीय विकास के माप की जो विधियां हैं, इन विधियों के अंदर आपको इन विधियों के नाम पता होने चाहिए और इन विधियों के जो ये फार्मूले हैं ये पता होने चाहिए। और जैसे शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी है। बाकी इस चैप्टर के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप लोगों को धारणीय विकास होता क्या है, धारणीय विकास की विशेषताएं, शर्तें, यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बनती है। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और धारणीय विकास, इन तीनों में अंतर क्या है? प्रश्न कहीं से भी घूमकर पूछा जा सकता है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, धारणीय विकास क्या होता है, इन तीनों में तुलनात्मक अंतर है। तो इसके ऊपर हम अपनी एक अगली जो वीडियो बनाएंगे वो पूरे इसी के ऊपर हमारी फोकस रहेगी। इन तीनों प्रकार के विकास, जो धारणीय विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इन तीनों में कंपैरिजन के ऊपर वो फोकस रहेगी। तो आज के लिए हम यही पढ़ेंगे, धारणीय विकास के माप की विधियां जो हमने विस्तार से पढ़ ली हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे और साथ ही साथ हम 11वीं कक्षा के अपने पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।